हेलो दोस्तों, मैं हूं राजा। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राजा टेक में। तो दोस्तों, ये मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज का 5वां वीडियो है और थर्मोडायनेमिक्स का आखिरी वीडियो है। क्योंकि दोस्तों मैं हर एक सब्जेक्ट में 100 क्वेश्चन करवाने वाला था, जो कि मेरा 5 वीडियो में 100 क्वेश्चन हो जाता है और एक वीडियो में 20 क्वेश्चन होता है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए मेरे वीडियो को और शेयर भी कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपको भी सब्सक्राइब करने से फ़ायदा मिल जाए कि हर एक वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, तो मेरा पहला क्वेश्चन है, ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम इज डिफाइंड एज। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि ड्राइनेस फ्रैक्शन होता क्या है। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन मेरा क्या होता है, हम इसे डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है ना कि टी एस डायग्राम पे हम किसी भी प्रोसेस को प्लॉट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मेरा सेचुरेटेड लिक्विड लाइन हो गया, सेचुरेटेड लिक्विड लाइन, और ये मेरा सेचुरेटेड वेपर लाइन हो गया, सेचुरेटेड वेपर लाइन, और ये मेरा हो गया लिक्विड रीजन, ये मेरा हो गया वेपर रीजन, और ये मेरा हो गया लिक्विड प्लस वेपर रीजन। ठीक है, तो लिक्विड प्लस वेपर रीजन में जो कि मेरा लिक्विड और वेपर दोनों का मिक्सचर होता है। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन मुझे ये बताता है कि किसी भी इस जैसे इस रीजन में लिक्विड में कितना मात्रा में वेपर है। तो ये हमें ड्राइनेस फ्रैक्शन बताता है, जिसे हम एक्स से डिनोट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इस पॉइंट पे मेरा जैसे कि मान लीजिए कि इस पॉइंट पे मेरा ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना है। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन यही डिनोट करता है कि इस पॉइंट पे लिक्विड का मतलब वेपर की मात्रा कितना है। तो यही मेरा ड्राइनेस फ्रैक्शन बताता है। तो चलिए दोस्तों, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, ड्राइनेस फ्रैक्शन का फॉर्मूला हो जाता है कि एक्स इक्वल टू होता है एम मतलब मास ऑफ वेपर बटे मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड। तो दोस्तों इसमें हम देखते हैं कि देखिए, मास ऑफ वेपर और बट्टे मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड। तो इसमें मेरा ड्राइनेस फ्रैक्शन का फॉर्मूला हो जाता है। तो यही मेरा ड्राइनेस फ्रैक्शन का फॉर्मूला हो जाता है। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है। चलिए देखते हैं ऑप्शन में ये फार्मूला। तो देखिए, मास ऑफ ड्राई स्टीम मतलब स्टीम का मास प्लस स्टीम प्लस वेपर का वाटर का, मतलब कि लिक्विड प्लस स्टीम नीचे में है और ऊपर में देख लीजिए मास ऑफ स्टीम। तो ये मेरा सी राइट आंसर हो जाएगा। तो और दोस्तों एक बात और याद रखिएगा कि ड्राइनेस फ्रैक्शन एट सेचुरेटेड लाइन। अब देखिए सेचुरेटेड लाइन क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा टी एस डायग्राम हो गया और ये मेरा सेचुरेटेड लाइन हो गया ये। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ सेचुरेटेड लाइन मतलब कि ये सेचुरेटेड लिक्विड लाइन है, सेचुरेटेड लिक्विड लाइन, और इसे कहते हैं सेचुरेटेड वेपर लाइन। तो इस पॉइंट पे इस लाइन पे ड्राइनेस फ्रैक्शन मेरा जीरो हो जाता है, क्योंकि दोस्तों ये लिक्विड लाइन हो जाता है। यहाँ पे आने के बाद लिक्विड में बदल हो जाता है, तो लिक्विड में वेपर का मात्रा जीरो होता है, इसलिए मेरा ड्राइनेस फ्रैक्शन जीरो हो जाता है। और इस पॉइंट पे मेरा ड्राइनेस फ्रैक्शन का मान एक्स हो जाता है, मतलब 1 हो जाता है। तो 1 अब कैसे हो जाता है वो हम बताते हैं आपको। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा वेपर लाइन है, सेचुरेटेड वेपर लाइन है। तो इस पॉइंट पे क्या होगा कि मेरा लिक्विड लाइन जीरो मतलब सेचुरेटेड वेपर मतलब लिक्विड का मात्रा जीरो हो जाएगा। तो देखते हैं, जैसे मेरा एम बराबर मतलब एक्स बराबर होता है एम बी बट्टे मतलब मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड होता है। तो लिक्विड का मात्रा जीरो हो जाएगा। अब ये जीरो हो जाता है ये टर्म, तो ये और ये कट के एक हो जाता है, मतलब एक्स का मान क्या हो जाता है 1। मतलब 8 सेचुरेटेड लिक्विड लाइन पर मतलब एक्स का मात्रा जीरो, और 8 सेचुरेटेड वेपर लाइन पे मेरा एक्स का मात्रा 1 हो जाता है। तो ये भी आपको याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में वो भी पूछ सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ट्रिपल पॉइंट ऑफ ए प्योर सब्सटेंस इज अ पॉइंट एट विच। मतलब ट्रिपल पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का वो होता है जहाँ पे मेरा तीनों फेज में कोई भी लिक्विड मतलब तीनों फेज में प्रेजेंट रहते हैं। जैसे वाटर का तीनों फेज प्रेजेंट रहता है। जैसे वाटर का 3 फेज क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये तीनों फेज मेरा जिस पॉइंट पे प्रेजेंट रहता है उसे हम ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिक्विड वेपर एंड गैस एग्जिस्ट टुगेदर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर वाटर इज। तो क्रिटिकल टेम्परेचर मेरा क्या होता है, पहले ये हम समझ लेते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि मेरा टीएस डायग्राम हो गया, टीएस डायग्राम हो गया। तो टीएस डायग्राम पर मेरा देखिए ये सेचुरेटेड लिक्विड लाइन है और ये सेचुरेटेड वेपर लाइन है, सेचुरेटेड लिक्विड लाइन, सेचुरेटेड वेपर लाइन। और ये दोनों जिस पॉइंट पे मिलता है, ये दोनों लाइन, उसे हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। और क्रिटिकल पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा मेरा किसी भी लिक्विड चाहे वाटर का, तो वही मेरा वाटर, इसमें वाटर पूछा जा रहा है, तो वाटर का जो क्रिटिकल पॉइंट पे टेम्परेचर होगा वही पॉइंट मेरा क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर आखिर होता क्या है ये हम समझते हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पर पहुँचने के बाद वाटर तुरंत ही मतलब वेपर में बदल जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये जैसे ये पॉइंट पे अगर वाटर रहेगा तो इस पॉइंट पे रहने से वाटर का क्या होगा कि जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे आएगा और वाटर का मान लीजिए कि यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो मतलब यहाँ से बॉयल करना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन क्या होगा कि बॉयल तो करेगा लेकिन इसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो जाता है। क्यों टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो जाता है? क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट इसलिए हो जाता है कि देखिए दोस्तों क्या होता है कि जितना भी हम हीट देते हैं वाटर में देते जाते हैं तो वो लेटेंट हीट में बदल जाता है। मतलब लेटेंट हीट ऐसा हीट होता है जो कि मेरा फेज चेंज करने में यूज होता है। तो जितना भी हीट देंगे तो वो क्या करेगा कि वाटर का टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करेगा लेकिन उसके लेटेंट हीट को इंक्रीज करेगा। लेटेंट हीट अब क्या होता है? लेटेंट हीट होता है कि जो हमारे वाटर को फेज चेंज करने में मदद देता है। मतलब कि जैसे लिक्विड में है तो गैस में बदलेगा और गैस में है तो मतलब सुपर हीटेड गैस में बदलेगा। जैसे ऐसे ही मेरा फेज चेंज करने में जो मेरा हीट काम देता है वही मेरा लेटेंट हीट होता है। तो क्या होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रह जाता है लेकिन लेटेंट हीट बढ़ने लगता है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा? लेटेंट हीट हो जाएगा। तो यही इसी तरह से मान लीजिए कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ मान लीजिए कि यहाँ पे क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट पे एक ऐसा पॉइंट आता है जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर, जब हम क्रिटिकल पॉइंट पे पहुँचते हैं तो क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होता है कि लेटेंट जो भी हीट देते हैं तो डायरेक्टली मेरा टेम्परेचर में मतलब जो कि फेज चेंज करने में बदल जाता है, जबकि वो लेटेंट हीट में नहीं बदल पाता है। तो वही मेरा क्रिटिकल टेम्परेचर हो जाता है जहाँ से मेरा फेज तुरंत ही चेंज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 273 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए देखते हैं और इस पर ताला लगा के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, व्हेन वेट स्टीम फ्लो थ्रू ए थ्रॉटल वाल्व। तो पहले हम थ्रॉटल वाल्व के थ्रू जो कोई भी वेट स्टीम फ्लो होता है तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि इट्स टेम्परेचर इंक्रीज एंड ड्राइनेस फ्रैक्शन इम्प्रूव। इट्स टेम्परेचर इंक्रीज एंड ड्राइनेस फ्रैक्शन इम्प्रूव। इट्स टेम्परेचर डिक्रीज एंड ड्राइनेस फ्रैक्शन इम्प्रूव। इट्स टेम्परेचर डिक्रीज एंड ड्राइनेस फ्रैक्शन इम्प्रूव। इट्स टेम्परेचर एंड ड्राइनेस फ्रैक्शन डिक्रीज। मतलब इसमें जो पूछा जा रहा है कि जैसे टीएस डायग्राम हम प्लॉट करते हैं, अब क्या कह रहा है कि मेरा टेम्परेचर बढ़ने से ड्राइनेस फ्रैक्शन बढ़ेगा कि घटेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो जैसे कि मान लीजिए कि क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे बात कर लेते हैं जितना भी हम टेम्परेचर, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ का टेम्परेचर जैसे यहाँ से मान लीजिए यहाँ इस पॉइंट पे टेम्परेचर मेरा मान लीजिए कि 90 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, और 90 डिग्री है तो 90 डिग्री से जब यहाँ पे हीट देंगे तो 90 डिग्री से तो क्या होगा कि टेम्परेचर मेरा बढ़ेगा। तो ये मेरा क्या होगा कि ये आगे की ओर बढ़ते जाएगा। मतलब क्या कि ये मतलब ड्राइनेस फ्रैक्शन की आगे की ओर बढ़ते, मतलब लेटेंट हीट बढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए किसी पॉइंट पे, जैसे इस पॉइंट पे जैसे कि मान लीजिए कि हम हीट दे रहे हैं, ये मेरा लेटेंट हीट बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। मतलब इससे क्या होता है कि ड्राइनेस टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और ड्राइनेस फ्रैक्शन भी बढ़ रहा है। मतलब ड्राइनेस फ्रैक्शन बढ़ने से मेरा क्या होता है कि मतलब वो इम्प्रूव नहीं हो पाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब मान लीजिए कि टेम्परेचर को हम घटाएंगे तो मेरा ड्राइनेस फ्रैक्शन भी घटेगा। तो इससे क्या होगा कि मतलब इम्प्रूव होगा, ड्राइनेस फ्रैक्शन इम्प्रूव होगा। मतलब कि ड्राइनेस फ्रैक्शन की मात्रा कम होना चाहिए, किसी भी मतलब मिक्सचर में ड्राइनेस फ्रैक्शन की मात्रा कम होना चाहिए। तो ये मेरा क्या होता है कि अगर टेम्परेचर को हम डिक्रीज करते हैं तो ड्राइनेस फ्रैक्शन इम्प्रूव होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, इट्स टेम्परेचर डिक्रीज एंड ड्राइनेस फ्रैक्शन इम्प्रूव। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द इंथाल्पी ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर। तो क्या कह रहा है कि जब वाटर का वेपोरेशन होता है तो उसमें इंथाल्पी क्या होता है? इंक्रीज करता है प्रेशर के साथ या डिक्रीज करता है प्रेशर के साथ, या प्रेशर मतलब प्रेशर के साथ इंक्रीज डिक्रीज या कांस्टेंट रहता है, ये बात हमसे
पूछा जा रहा है। तो पहले हम देखते हैं कि क्या होता है इंथाल्पी। जैसे कि टी एस डायग्राम पे हम प्लॉट करते हैं, ठीक है। और इस पॉइंट का इंथाल्पी मान लीजिए कि एच जी से डिनोट करते हैं और इस पॉइंट का इंथाल्पी एच एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो टोटल इंथाल्पी मेरा क्या होता है, एच जी प्लस एफ एच जी प्लस हो जाता है मेरा एच एफ जी, ठीक है दोस्तों। क्या होता है कि मान लीजिए कि यहाँ का प्रेशर कुछ है और यहाँ का इंथाल्पी एच जी है और यहाँ का एच एफ जी है, एच एफ है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही करके प्रेशर बढ़ रहा है, इंथाल्पी देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए कर्व मेरा घूमता जा रहा है, मतलब एक तरह से क्रिटिकल पॉइंट पर जितना हम आगे प्रेशर बढ़ा रहे हैं ये मेरा कर्व छोटा होते जा रहा है, प्रेशर बढ़ा रहे हैं छोटा होते जा रहा है। मतलब एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे एच जी और एच एफ दोनों मेरा एक ही हो जाएगा। तो दोनों जब एक ही हो जाएगा तो मेरा इंथाल्पी क्या होगा, घटता रहेगा। मतलब क्या होता है कि प्रेशर के साथ बढ़ते जा रहा है, प्रेशर बढ़ते जा रहा है, इंथाल्पी घटते जा रहा है, प्रेशर बढ़ते जा रहा है, इंथाल्पी घटते जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर। प्रेशर के इंक्रीज के कारण इंथाल्पी घटता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए ए पे ताला मारते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, हीटिंग वेट स्टीम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज द सेम एज हीटिंग एट कॉन्स्टेंट। मतलब क्या होता है कि वेट स्टीम क्या होता है कि उसे किस चीज़ पर हीट किया जाता है, ये हमसे पूछा। एक तो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर तो हीट किया ही जाता है, उसके साथ साथ एक कॉन्स्टेंट और रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये मेरा टी एस डायग्राम हो गया, ठीक है दोस्तों। टी एस डायग्राम हो गया, जैसे ये मेरा सेचुरेटेड लिक्विड लाइन हो गया, सेचुरेटेड वेपर लाइन हो गया। मतलब ये लिक्विड रीजन, ये वेपर रीजन, और ये लिक्विड प्लस वेपर रीजन है। तो जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर हम कांस्टेंट प्रेशर लाइन को, यहाँ पे हम जैसे कि इसमें कांस्टेंट प्रेशर लाइन को हम डिनोट करते हैं टी एस डायग्राम में। तो देखिए ऐसे होता है, जैसे कि लिक्विड रीजन में इंक्लाइंड होगा, लिक्विड प्लस वेपर रीजन में ऐसे होगा, और वेपर रीजन में ऐसे हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए वेपर रीजन में भी इंक्लाइंड हो गया, लिक्विड रीजन में भी इंक्लाइंड हो गया, और ये क्या कर रहा है, वेपर प्लस लिक्विड रीजन में टेम्परेचर की तरह कांस्टेंट सीधा एक हॉरिजेंटल लाइन हो गया, ठीक है दोस्तों। तो अब देख लीजिए कि यहाँ पर जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर तो हीट किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये हमको क्या कांस्टेंट प्रेशर लाइन भी डिनोट कर रहा है, मतलब कांस्टेंट प्रेशर भी होगा और कांस्टेंट टेम्परेचर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर। मतलब क्या, हीटिंग ऑफ वेट स्टीम को हीट किया जाता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर तो हीट किया ही जाता है, उसके साथ साथ कांस्टेंट प्रेशर भी उसका रहता है, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एट क्रिटिकल पॉइंट द इंथाल्पी ऑफ इवेपोराइजेशन इज। तो अभी हम बताए हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि टी एस डायग्राम है, देखते हैं नेक्स्ट पेज में है। देखिए अभी हम समझाते हैं आपको कि जैसे कि मान लीजिए कि ये मेरा टी एस डायग्राम हो गया, टी एस डायग्राम हो गया। तो यहाँ पे देख लीजिए कि जैसे ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इंथाल्पी कह रहा है कि क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होगा। जैसे देखिए जैसे जैसे हम ऐसे बढ़ रहे हैं, टेम्परेचर प्रेशर बढ़ रहा है, वैसे वैसे मेरा क्या होता है कि इंथाल्पी घटता है। इंथाल्पी घटते एक ऐसा पॉइंट आता है क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे इंथाल्पी मेरा जीरो हो जाता है। अब इंथाल्पी जीरो कैसे हो जाता है ये हम जानते हैं कि एच, देखिए एच एफ, इसको एच जी जी से डिनोट करते हैं और इसे एफ से डिनोट है। मतलब कि सेचुरेटेड टेम्परेचर के सेचुरेटेड लिक्विड लाइन को एच जी से, जैसे इंथाल्पी एच जी से डिनोट करते हैं सेचुरेटेड लिक्विड लाइन पे, और सेचुरेटेड टेम्परेचर लाइन पे एच एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसका जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से जैसे यहाँ पे एच एफ जी होता है मेरा, एच एफ जी क्या निकल जाएगा मेरा कि एच एफ माइनस एच जी, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे करते करते मान लीजिए कि यहाँ का पॉइंट का मेरा इंथाल्पी क्या निकल जाता है, एच एफ माइनस एच जी, ठीक है दोस्तों। तो एच एफ माइनस एच जी, तो एच जी भी मेरा सेम हो जाता है और एच एफ भी सेम हो जाता है, मतलब कि एच का मान मेरा जीरो आ जाता है। तो जीरो आ जाएगा क्रिटिकल पॉइंट पे एच का मान। तो क्रिटिकल पॉइंट पे एच का मान जीरो आ जाएगा, इसका मतलब कॉन्स्टेंट मतलब जीरो। मान लीजिए कि क्रिटिकल पॉइंट पे मेरा क्या होगा, एच का मान जीरो हो जाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, कांस्टेंट प्रेशर लाइन इन द सुपर हीटेड रीजन ऑफ द मोलर डायग्राम हैव व्हाट टाइप्स ऑफ स्लोप।
अब दिखाते हैं आपको कि मोलर डायग्राम किसे कहते हैं। जैसे कि इंथाल्पी और इंट्रोपी के बीच जो डायग्राम मतलब शो किया जाता है उसे मोलर डायग्राम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब इंथाल्पी और इंट्रोपी के बीच जो डायग्राम जो मतलब डायग्राम प्लॉट करते हैं उसे हम मोलर डायग्राम भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए इंथाल्पी और इंट्रोपी के बीच हम एक डायग्राम करते हैं। तो इसमें क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन मेरा ऐसे दिखाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे दिखाता है कांस्टेंट प्रेशर लाइन। कांस्टेंट प्रेशर लाइन ऐसे दिखा रहा था। स्लोप पूछ रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर लाइन का स्लोप निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा कि जीरो होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो जैसे मान लीजिए कि स्लोप क्या होता है, tan थीटा के बराबर होता है स्लोप। तो अब मान लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए एक मेरा कांस्टेंट प्रेशर लाइन हो गया और यहाँ पे देख लीजिए tan थीटा का मान हम निकालते हैं। तो tan थीटा का मान देख लीजिए 90 से कम ही होगा, मतलब कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा मेरा tan हो चाहे साइन हो चाहे कॉस हो सब मेरा पॉजिटिव होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, 90 से कम होगा। मान लीजिए इसका एंगल तो 90 से कम ही होगा। तो ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करने के कारण ये मेरा पॉजिटिव मान देगा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉजिटिव, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन एंड इन ए सेपरेटेड रीजन ऑफ ए मोलर डायग्राम हैव पॉजिटिव स्लोप टाइप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बी पे ताला लगा के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू मोलर वॉल्यूम इक्वल होता है 22.41 मीटर क्यूब एट एनटीपी। एनटीपी मेरा होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर मेरा हम पहले वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आप मेरा उस वीडियो को देख लीजिए, अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि एनटीपीटी होता क्या है, एनटीपीटी पर टेम्परेचर का मान क्या होता है, प्रेशर का मान क्या होता है, ये सब हम पहले वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द कंडीशन ऑफ परफेक्ट वैक्यूम दैट इज अब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कैन बी अटेंडेड। मतलब कि परफेक्ट वैक्यूम, तो परफेक्ट वैक्यूम कब क्रिएट होगा, जब मेरा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होगा। और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कब होता है, जब मेरा केल्विन में जीरो होता है। तो केल्विन में मेरा जीरो होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो केल्विन में जीरो देखते हैं यहाँ पे। तो केल्विन में तो ये तो केल्विन में है नहीं, ये मेरा सेल्सियस में है, ये भी मेरा सेल्सियस में। ठीक है, तो अभी सेल्सियस को केल्विन में चेंज करते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करते हैं तो 273 केल्विन हो जाता है। और 0 डिग्री केल्विन को सेल्सियस में चेंज करते हैं तो मेरा -273.16 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ए गैस इन द वॉल्यूम ऑफ। मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम पूछा जा रहा है किसी भी गैस का। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है कि वॉल्यूम मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, मतलब वॉल्यूम पर यूनिट मास होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है दोस्तों, स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम सॉरी वॉल्यूम पर यूनिट मास होता है। ठीक है, जैसे स्पेसिफिक वॉल्यूम पूछ दिया, स्पेसिफिक इंथैल्पी पूछ दिया, तो सब के पर यूनिट मास होना चाहिए। ठीक है, तो पर यूनिट मास ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी। तो बी मेरा राइट आंसर हो जाता है। और चलिए बी पे ताला मारते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, चार्ल्स लॉ स्टेट दैट। तो चार्ल्स लॉ मेरा क्या कहता है कि इसमें मेरा फॉर्मूला दिया गया है। तो पहले हम ये जानते हैं कि चार्ल्स लॉ मेरा क्या होता है। चार्ल्स लॉ होता है कि चार्ल्स लॉ में मेरा प्रेशर कांस्टेंट होता है और मेरा वॉल्यूम जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। ठीक है, तो कैसे होता है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा आइडियल जनरल गैस इक्वेशन क्या होता है, पी वी इक्वल टू एम आर टी होता है। ठीक है, तो पी वी इक्वल टू एम आर टी होता है। तो चार्ल्स लॉ में प्रेशर तो कांस्टेंट होता है, ये एम और आर भी कांस्टेंट होता है। वी को इधर लाएंगे चाहे टी को इधर लाएंगे तो वी बाय टी हो जाता है। ठीक है, ये भी मेरा कांस्टेंट हो जाता है। तो ये मेरा कांस्टेंट हो जाता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, V1/T1 बराबर V2/T2। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये देखते हैं कहाँ पे लिखा हुआ, V1/T1 और V बराबर V2/T2, मतलब डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर पर देखिए मेरा V1/T1 बराबर V2/T2। ठीक है, तो डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंट्रोपी वाटर एट 0 डिग्री इज एज्यूम।
टू बी, मतलब वाटर जो 0 डिग्री सेल्सियस पर एंट्रोपी एज्यूम करता है वो मेरा 0 ही होता है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, व्हेन ए गैस इज हीटेड चेंज टेक्स प्लेस इन, मतलब कहने का मतलब है कि किसी भी गैस को हम हीट करते हैं तो उसमें क्या क्या चेंज होता है। तो पहले हम गैस को अगर हीट करते हैं तो मान लीजिए कि गैस हीट होने के बाद ऊपर उड़ने लगता है, तो जब ऊपर उड़ने लगेगा तो इसमें वॉल्यूम का तो चेंज होगा ही, और वॉल्यूम का भी चेंज हो जाता है। और गैस को हीट करते हैं तो टेम्परेचर भी इसका कुछ ना कुछ बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है। और जब ये देखिए दोस्तों, अगर ये चेंज होने लगता है तो इसका प्रेशर में भी डिक्रीज होगा, क्योंकि दोस्तों इसके मॉलिक्यूल्स के बीच डिस्टेंस होने लगता है, तो डिस्टेंस होने के कारण इसका प्रेशर में भी डिक्रीजमेंट होगा। ठीक है दोस्तों, तो मतलब तीनों में चेंजिंग होगा, प्रेशर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, प्रेशर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम तीनों में चेंजिंग होगा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए डी पे तला मारते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इन ए फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस मतलब फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई मेरा बॉक्स है, एक तरफ यहाँ पे पूरा वैक्यूम है, यहाँ पे मेरा पूरा वैक्यूम है और इसमें पूरा गैस भरा हुआ है। तो मान लीजिए कि इसे हम एक अचानक हटा देते हैं तो सारा का सारा गैस मेरा इधर आने लगता है, और इसमें कोई भी फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ इसको हटाते ही मेरा सारा गैस इधर आने पड़ता है। तो जब हम कोई फोर्स नहीं देते हैं तो वर्क डन 0 हो जाता है, और इसमें तो हीट कोई लगता ही नहीं, हीट भी 0 हो जाता है। जब हीट ही नहीं लगेगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका भी राइट आंसर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, According to kinetic theory of gas, the kinetic energy of translation of molecules is proportional to, मतलब पहले ये हम जानते हैं काइनेटिक थ्योरी क्या होता है। तो काइनेटिक थ्योरी मेरा ये कहता है कि जब कोई भी गैस है उसके बीच जो मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी है उसके एवरेज मेरा टेम्परेचर को डिनोट करता है, मतलब कि उसके काइनेटिक एनर्जी में अगर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर में भी इंक्रीज होगा। अगर काइनेटिक मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीजमेंट होगा तो ये टेम्परेचर में भी डिक्रीजमेंट होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर से, ये हमारे काइनेटिक थ्योरी बताता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, द इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इज, तो कार्नोट साइकिल का इफिशियंसी क्या होता है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो कार्नोट साइकिल का इफिशियंसी हो जाता है मेरा 1 - T2/T1। ठीक है, तो T1 मेरा हाइयर टेम्परेचर हो जाएगा, T2 मेरा लोअर टेम्परेचर हो गया। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाता है कार्नोट साइकिल का इफिशियंसी हो जाता है। तो 1 - T2/T1 मेरा ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं ए पर ताला मारते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल में बी इंक्रीज्ड बाय, मतलब क्या कर रहा है कि कार्नोट साइकिल का इफिशियंसी इंक्रीज कैसे करेगा। तो इंक्रीज देखिए दोस्तों, कार्नोट साइकिल का क्या होता है कि 1 - T2/T1 ये मेरा इफिशियंसी होता है। ठीक है दोस्तों, ये मेरा कार्नोट साइकिल का इफिशियंसी होता है। ये होता है लोअर टेम्परेचर और ये होता है हाइयर टेम्परेचर। ठीक है, देखिए ये मेरा हाइयर टेम्परेचर और ये मेरा लोअर टेम्परेचर है। तो हाइयर टेम्परेचर जैसे T1 है, T1 को हम बढ़ाएंगे तो जैसे कि मान लीजिए कि T1 को अगर हम बढ़ाते हैं तो इस पूरे इसका मान क्या होता है कम होते जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर T1 मेरा इंक्रीज होता है तो इसका मान डिक्रीज होने लगता है, और T1 मेरा अगर मतलब T2 अगर इंक्रीज होता है तो इसका मान बढ़ने लगता है। तो मान लीजिए कि T1 को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे, T1 को इंक्रीज करते करते मतलब T2 के बराबर कर देंगे तो क्या होगा कि मेरा ए मतलब ये पोर्शन मेरा 0 हो जाएगा, और ये मेरा अगर 0 हो जाता है तो मेरा 1 पूरा का पूरा एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 1 प्राप्त हो, मतलब 100% एफिशिएंसी। मतलब कि T1 जो है हाइयर टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो मेरा क्या होगा कि एफिशिएंसी इंक्रीज होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा, हाइयर टेम्परेचर को इंक्रीज करने से एफिशिएंसी में इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। तो ऑप्शन दिया गया इंक्रीज द हाइयर टेम्परेचर, तो इंक्रीज द हाइयर टेम्परेचर मेरा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, द इफिशियंसी ऑफ स्ट्रीलिंग साइकिल इज डैश कार्नोट साइकिल, मतलब स्ट्रीलिंग साइकिल क्या होता है, कार्नोट साइकिल क्या होता है, ये सब बढ़िया से बताएंगे अगले वीडियो में हम अच्छी तरह से समझाएंगे।
तो कार्नोट साइकिल स्टिर्लिंग साइकिल के बराबर होता है, तत्काल इतना ही जान लीजिए आप लोग, इक्वल टू कार्नोट साइकिल। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टिर्लिंग साइकिल इज इक्वल टू कार्नोट साइकिल, सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। द मेन कॉज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, इरिवर्सिबिलिटी के मेन कारण क्या होता है? तो इरिवर्सिबिलिटी के मेन कारण होता है, जैसे कि मान लीजिए कि मेन कारण ये मेरा सब होता है, फ्रिक्शन भी हो जाता है, फ्रिक्शन के कारण कुछ हीट का लॉस होता है, एक्सपेंशन के कारण कुछ हीट का लॉस होता है, हीट ट्रांसफ़र ऑन मतलब इन्फिनाइट टेम्परेचर के कारण भी हीट लॉस होता है। तो मेरा हीट मेन है कि किसी भी चीज़ में अगर हम हीट दे रहे हैं तो उसमें कुछ फ्रिक्शन होगा, कुछ कोई भी मशीन होगा उसमें कुछ फ्रिक्शन होगा, कुछ भी हो सकता है जिससे कि वो मेरा मतलब इंक्रीज डिक्रीज करता रहेगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा कि ये सब के कारण मेरा इरिवर्सिबिलिटी मतलब आती है किसी भी प्रोसेस में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और इसी के साथ मेरा वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू दोस्तों, लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू।